तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बहुत दिनों से क्राइम तक फैमिली मेंबर के बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मोसाद की फिर से कहानी सुनाएं। मोसाद की जासूसों में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, मैं ये लगातार देखता हूँ, मेल पढ़कर भी अंदाज़ा होता है। तो आज बारी है मोसाद की एक खूबसूरत लेडी जासूस की, और ये कहानी एक ऐसी कहानी से जुड़ी है जिसमें एक वक्त में पूरी दुनिया में भूचाल आ गया था, जब एक रिपोर्ट छपी थी ब्रिटेन के एक अखबार में, और उसके बाद क्या कुछ हुआ इजराइल को लेकर, एक कोहराम मचा था। दुनिया को पहली बार पता चला था कि इजराइल गुपचुप तरीके से क्या कर रहा है। आपको शुरू से पता है कि इजराइल 1948 में जब बना पहला यहूदी मुल्क, तो इजराइल के चारों तरफ अरब देशों के सरहद जुड़ते हैं जिनके साथ इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे फ़िलिस्तीन को लेकर। तो जब इजराइल एक देश के तौर पर जन्म लिया तो इजराइल को शुरू से ये मालूम था कि अगर सर्वाइव करना है चारों तरफ से इन अरब देशों के साथ, तो ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसीलिए वो अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसके बाद मोसाद का भी जन्म होता है, दुनिया के सबसे कहते हैं होनहार, सबसे खूंखार जासूस जिसके पास हैं। पर इन सब के साथ साथ इजराइल को ये भी था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ताकि आसपास जो दुश्मन देश हैं उनसे अपना बचाव किया जा सके। तो इजराइल के जन्म के बाद से ही इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम में लग गया, लेकिन उसने दुनिया से इसको छुपा कर किया था। हालांकि फ्रांस उसकी मदद कर रहा था, बट जब भी उससे पूछा जाता तो वो हमेशा या तो इनकार करता ना इकरार करता, बट कहता कि मैं जो भी कर रहा हूँ शांति के लिए। लेकिन इजराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता रहा था। आज की कहानी उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक राज खोलने जा रहा था, और इजराइल नहीं चाहता था कि वो राज दुनिया के सामने आए, और उसके लिए उसे ट्रैप करना था। वो जिस देश में था वहाँ पे इजराइल ये भी नहीं चाहता था कि उस देश में कोई खून खराबा हो या उसे जबरन लाएं, ज़बरदस्ती लाएं, क्योंकि उस देश के साथ इजराइल के बड़े अच्छे रिश्ते थे। उस वक्त वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी KGB के साथ अच्छे रिश्ते थे। तो अब इजराइल को ये था कि अपने उस दुश्मन को जो उनका राज फाश करने जा रहा है, उसे इंग्लैंड से इजराइल लाना है, लेकिन बिना खून खराबे के और बिना उसकी मतलब खिलाफत के, उसकी मर्जी से उसे इंग्लैंड से बाहर निकालना है। काम मुश्किल था और इसके लिए एक हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया। तो पूरी कहानी आपको बताऊं, शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि ऐसी ही तमाम कहानियाँ जुर्म की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया, बायोग्राफी, रहस्य, रोमांच, हॉरर, मिस्ट्री, कुकू FM पर भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक है कुकू FM, जहाँ पर आप तरह तरह की कहानियाँ अपनी मनपसंद की सुनेंगे। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं डिटेल। और तो अपने शौक़ की कहानियाँ, अपनी मनपसंद कहानियाँ कुकू FM पर भी सुने आप जब भी मौका मिले, और इन्जॉय करें। तो ये तो रही बात कुकू FM ऐप की। अब अपनी कहानी के ऊपर लौटते हैं। मोर्डेस्वाई वनूनू नाम थोड़ा सा टफ है, तो वनूनू ही पूरे इसमें नाम लेंगे कि उसका नाम असली वनूनू ही था। वनूनू एक नौजवान, हालांकि इसकी पैदाइश मोरक्को में हुई। फादर एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे, ये लोग मोरक्को में रहते थे, लेकिन फिर मोरक्को में कुछ हालात ऐसे बने कि इन लोगों को 1963 में मोरक्को छोड़कर इजराइल जाना पड़ा। अब वनूनू के पिता जो थे वो एक यहूदी थे, तो वनूनू का जन्म जो है एक यहूदी परिवार में हुआ। और इजराइल की खासियत है कि वो अपने लोगों को चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो फ़ौरन अपना लेता है। तो वनूनू भी मोरक्को से उसका परिवार इजराइल पहुंचता है 1963 में। वहाँ कुछ दिनों के बाद उसके फादर वहीं पे एक दुकान खोलते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, वनूनों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वो एक रब्बी थे, एक धार्मिक गुरु थे एक तरह से वनूनू के फादर। तो इजराइल में उनकी अच्छी खासी वक़्त थी, अच्छी खासी हैसियत थी। धीरे धीरे स्कूल के बाद फिर कॉलेज फिज़िक्स की पढ़ाई की। इसके बाद वनूनू वहीं पे छोटी मोटी अलग अलग नौकरी करने लगा। पहले वो फोर्स में गया, वो पढ़ना चाहता था इजराइल एयरफोर्स का पायलट, बट एग्ज़ाम में फ़ेल कर गया। फिर उसने कुछ दिन आर्मी के लिए काम किया, कुछ दिन और कुछ काम किया, और फिर सब करते करते आखिरकार उसे 1963 में ये लोग पहुँचे थे, और 1980 के आने के आसपास
इजरायली फ़ोर्स में काम करने का मौका मिला वनूनू को। इजरायली फ़ोर्स के साथ वो जुड़ा रहा, काम करता रहा। 1976 में वनूनू को पता चला कि इजराइल का एक न्यूक्लियर प्लांट भी है, जहाँ पे ये होता था कि कपड़े और बाकी चीज़ें बन रही हैं दुनिया से छुपा कर। और ये जो प्लांट था, ये इजराइल में जो एक जगह थी वो था नेगेवे रेगिस्तान। तो उस रेगिस्तान के इलाके में ये एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम पर था, परमाणु प्लांट, जो कि एक डिज़र्ट में था, जो मैंने आपको बताया। और इसी में फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ सबका स्टूडेंट था, कॉलेज पास कर चुका था, होनहार स्टूडेंट था वनूनू। तो इस न्यूक्लियर प्लांट में एक टेक्नीशियन के तौर पर जॉब लग गई। जब जॉब लगी तो बहुत सारी शर्तें थी, क्योंकि एक तो दुनिया की नज़र में भी था कि इजराइल परमाणु बम तो नहीं बना रहा, खासतौर पर CIA। और 60s के दौर में ये था कि दुनिया को शक था कि इजराइल कुछ बना रहा है। कुछ लोगों को ये भी शक था कि शायद इजराइल के पास 10-15 न्यूक्लियर वेपन हैं, लेकिन इजराइल ना कभी इनकार करता ना इकरार करता। बट दुनिया को यही था कि इससे 10-15 से ज़्यादा इसके बाद बम नहीं हो सकते। और इधर इजराइल जो है वहाँ पे अपना परमाणु कार्यक्रम 1960 से ही चला रहा था और दुनिया से छुपा हुआ था। फ्रांस को बिल्कुल पता था ये बात। तो वहीं उसी जगह पर नेगेवे के डिज़र्ट इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, ये प्लांट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का, और डिमोना परमाणु प्लांट, डिमोना एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये था। इसी में अब वनूनू ने जाकर काम करना शुरू किया टेक्नीशियन के तौर पर। शर्तों में ये था कि जब ये नौकरी लगी उसको इस न्यूक्लियर प्लांट पे, तो ये एक खुफिया जगह थी, दुनिया की नज़र थी इस पर। तो हर एम्प्लॉय को बहुत गहराई से वहाँ पे चेक किया जाता था, कई टेस्ट लिए जाते थे, वनूना के भी हुए। जब नौकरी लगी तो फिर उसके बाद उसके सामने एक और शर्त रखी गई कि यहाँ नौकरी करने के दौरान अगले 5 सालों तक वो किसी भी अरब कंट्री या कम्युनिस्ट देश का दौरा नहीं करेगा, वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है कम्युनिस्ट देश और अरब देश दोनों को अपना दुश्मन मानते थे। तो उन्हें लगता था कि वहाँ जाने के बाद ये लोग फंस सकते हैं, इनको ट्रैप किया जा सकता है। तो इन सारी शर्तों के साथ वनूनू ने वहाँ काम करना शुरू किया। बीच में कई बार इसने कुछ नियम कायदे भी तोड़े, उसके बाद उसको वार्निंग भी दी गई। ये सिलसिला चलता रहा। फिर थोड़े दिनों के बाद इसका झुकाव वहाँ कम्युनिज्म की तरफ आ गया। तो इजराइल में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वनूनू ने उसको भी ज्वाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें भी उसके सीनियर तक गई, तो ये भी उसके खिलाफ जा रहा था। तो कुल मिलाकर लेकिन नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। इसने 76 से 85 तक कुछ दिनों के लिए कुछ और नौकरी की, लेकिन फिर से परमाणु कार्यक्रम जो न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ काम करता रहा और वहीं पे ये जॉब करता रहा। 85 में 27 अक्टूबर 1985 को वनूनू ने ये नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी उससे कहा गया कि आप उन देशों का दौरा नहीं करेंगे, आप जो यहाँ पे देखा आप उसके राज, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। उसने सारी चीज़ें की। उसके बाद उसे रिलीविंग लेटर मिला। लेकिन वनूनू ने जो नौकरी छोड़ने से पहले एक काम किया, उसने इस न्यूक्लियर जो रिसर्च सेंटर या परमाणु प्लांट 57 पिक्चर, 57 तस्वीरें उसने कैमरे में कैद कर ली गुपचुप तरीके से, और उन तस्वीरों को उसने अपने पास बड़े संभाल कर रखा। इस दौरान में ये नौकरी करते हुए इजराइल में रहने के दौरान भी उसका यहूदियों के बजाय कम्युनिज्म और इस तरफ ज़्यादा था। अरब के कई उसके दोस्त थे, स्टूडेंट्स। फ़िलिस्तीन के लेकर उसके दिल में हमदर्दी थी, हालांकि यहूदी था। इन सारी चीज़ों ने उस वक्त की इजरायली गवर्नमेंट की एक तरह से उसको खिलाफ कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। 85 में इसने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर इसने कहा कि अब क्या करें। तो इसके बाद वो वहाँ से निकला। निकलने के बाद इसने कहा चलो दुनिया घूमते हैं। ये अमेरिका गया, फिर थाईलैंड गया, फिर वहाँ से म्यांमार गया, नेपाल गया, और ये सब घूमते घुमाते आखिरकार वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पहुँचा। सिडनी आने के बाद वहाँ उसने एक जॉब किया। उसने ये था तय कर लिया था कि मुझे सिडनी में ही बसना है। अब वो सिडनी में रह रहा है। सिडनी में उसे एक दोस्त मिला, उसका पुराना दोस्त के साथ डेली बात होती। फिर उसने बताया अपने न्यूक्लियर प्लांट में अपनी नौकरी, अपने एक्सपीरियंस। फिर उसने कहा कि मैंने वहाँ ये देखा, मेरे पास ये तस्वीरें हैं। उसके दोस्त को लगा कि ये बहुत ही बड़ी खबर है। उसने कहा ये स्टोरी कोई भी वेस्टर्न मीडिया खरीद लेगी और तुझे कम से कम $1 मिलियन मिलेगा। वनूनू को पैसे की ज़रूरत भी थी। उसने कहा ठीक है। तो उसने सबसे पहले कहा कि किसको पकड़ूं। तो उसने न्यूज़ वीक से बात की, पर न्यूज़ वीक वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर उससे कहा गया कि तू एक काम कर,
लंदन में एक न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स, उसका एक जर्नलिस्ट है पीटर हॉनम। पीटर हॉनम से मिल। उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब वनुन ने पीटर हॉनम से कांटेक्ट किया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये दुनिया समझती है कि इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी छोटा है, 10-15 बॉम्ब है, लेकिन मैंने वहाँ पे जो काम किया है एज ए टेक्नीशियन, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ जिस तरीके से प्लेटेनियम और बाकी चीज़ों की इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये था कि कम से कम 150 to 200 के बीच में इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब 150 एंड 200 के बीच में ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट संडे टाइम्स का, उसे लगा इस स्टोरी में दम है, एक टेक्नीशियन है, उसने उसे लंदन बुलाया। अब ये पहुंच गया लंदन। अब वो इसकी पूरी स्टोरी को सुन रहा है। फिर उसने 57 पिक्चर दिखाए। अब उस ब्रिटिश जर्नलिस्ट को ये भी पता है कि ये इजराइल से वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट में काम कर चुका है। ये खबर अगर लीक हो गई कि या वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है तो इसकी जान को ख़तरा है, मोसाद वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो उसने उसको अलग अलग नामों से लंदन में अपने दफ्तर के बाहर अखबार के जो करीबी होटल था वहाँ ठहराया, फिर बीच में होटल चेंज कराया, फिर इसे भी पसंद नहीं आया, फिर वापस दूसरे होटल में रखाया। ये सब चलता रहा। अब वनुन लंदन में है और वहाँ पे उसके सारे इस आर्टिकल पे काम हो रहा है और इस संडे टाइम्स में उस जर्नलिस्ट को उसकी पूरी रिपोर्ट छापनी है। सारी बातचीत, कई मीटिंग्स के बाद, फ़ोटो के बाद डील हो ही चुका था, पैसे मिले। अब इस खबर को कंफर्म करना था क्योंकि एक टेक्नीशियन एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करके आया कुछ साल, तो उसके भरोसे पे एक जर्नलिस्ट एक ऐसे अखबार जिसकी साख है, एक तरफा स्टोरी नहीं छाप सकता। और जर्नलिज्म का एथिक्स है कि आप हमेशा क्रॉस चेक करें, एक के ख़िलाफ़ है तो आप दूसरी तरफ से भी आप उसको पता कीजिए। तो सबसे पहले तो जो कुछ वनुन ने बताया, इस जर्नलिस्ट ने जितने भी जो न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स थे उनसे राय ली, उनसे बताया कि ये चीज़ें हैं, ये मटेरियल है, ये पिक्चर है, ये उसका दावा है, कितना सच है। जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि वनुन जो भी कह रहा है वो फैक्चुअल है और सही है और उसकी बातों में दम है। जर्नलिस्ट को लगा ठीक है, उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की। अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे सामने वाले का भी रिएक्शन चाहिए। जो मैंने कहा जर्नलिज्म का इथिक्स, कि हम आपके खिलाफ ये स्टोरी करने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट आई है कि आप लोग इस तरीके से वहाँ पे चोरी छुपे न्यूक्लियर प्लांट और वहाँ बॉम्ब बना रहे हैं और आपके पास करीब 150 to 200 के करीब बॉम्ब है, तो इस पर आपका क्या कहना है। अब ये बात जो है सितंबर 1986 इस जर्नलिस्ट पीटर हॉनम ने पहली बार लंदन में जो इजरायली एम्बेसी थे उसके एम्बेसडर को एक लेटर लिखा और कहा कि जो संडे टाइम्स है वो एक रिपोर्ट छापने जा रहा है और हमारी रिपोर्ट ये है, हमारे ये दावे हैं, आपको इस पे जो कुछ कहना आप अपना वर्जन दे दीजिए, हम इसको छापेंगे। अब जब लंदन की इजरायली एम्बेसी में ये चीज़ें आई और उसने उन 57 में से 3 पिक्चर भी भेज दिए, एम्बेसडर की हवा ख़राब हो गई। उसने फ़ौरन इजराइल तेल अवीव में अपने सीनियर को कांटेक्ट किया, वहाँ से बात सरकार तक गई, सरकार के बाद मोसाद तक बात गई। अब यहाँ ये हुआ कि इजराइल के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते और वो अमेरिका से भी झूठ बोल रहा है कि हमारे पास इतने बॉम्ब नहीं है। इजराइल के ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्ते, उस वक्त मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की, उनसे भी झूठ बोल रहा है। ये लोग इजराइल की मदद भी कर रहे हैं। तो अगर ये रिपोर्ट आ गई तो इजराइल की बड़ी बदनामी होगी और शर्मिंदगी भी होगी। अब इजराइल में तय हुआ कि किसी तरह से इस रिपोर्ट को रोका जाए और वनुन को रोका जाए और ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो। तय हुआ कि मोसाद को ये काम सौंपा जाए। इसी के बाद मोसाद की एक खूबसूरत जासूस को लंदन भेजा गया। अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वो लंदन में थी। 24 सितंबर 1986 ये वो तारीख़ थी जब पहली बार वो जासूस, उसे पता था, उसने सारी रैकी कर ली वनुन कहाँ ठहरा हुआ, किस होटल में है, कब कहाँ निकलता है बाहर, कब कॉफ़ी पीने जाता है। वो सड़क से गुजर रहा था और ये जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके सामने से गुजरी। इसने कुछ ऐसे इशारे किए, वनुन का ध्यान उसकी तरफ गया, वनुनु। इसके बाद दोनों में बातचीत हुई। तो लंदन की एक सड़क पर पहली बार वो लड़की वनुनु से मिलती है, अनजान बनकर। लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि वनुनु का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो देखता है लड़की, कुछ उसे लगता है कि घबराई हुई सी है, कुछ परेशान सी है, कहीं खोई हुई है। फिर अचानक लड़की उसको हेलो बोलती है, वनुनु भी हेलो बोलता है।
फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वो अपना नाम बताती है, कहती मेरा नाम सिंडी है, मैं एक अमेरिकन ब्यूटिशियन हूँ जो लंदन आई हुई। वनूनू की इस पहली मुलाकात में वनूनू उससे बहुत प्रभावित होता है। मोसाद की जितनी जासूस हैं, खासतौर पर लेडी जासूस जो हनी ट्रैप करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि आपको सामने वाले को अपनी तरफ खींचना है। तो वो अपने काम में माहिर थी, उसे मालूम था एक मुलाकात काफ़ी है। इस एक मुलाकात में वनूनू उसका दोस्त बन गया। इसके बाद वो बताती है कि मैं फ़लाने जगह ठहरी हूँ, वनूनू भी बता देता मैं यहाँ ठहरा हूँ। लड़की ही नहीं बताती कि वो इजरायली है, वो अपने आप को अमेरिकन ब्यूटिशियन बताती है। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। अब वनूनू उसे अपने होटल में ही बुलाता है, दोनों मिलते हैं। लड़की भी पूरे पेशेंस के साथ उससे मिलती जुलती रहती है, उसके साथ वक्त बिताती है, कॉफ़ी पीने जाती है। कुछ दिनों में ही दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। वनूनू इस बात से बेखबर कि सामने वाली कौन है। इसके बाद बातचीत करते करते एक दिन लड़की उसे एक ऑफ़र देती है और कहती है कि यहाँ बोर हो गए, चलते हैं कहीं घूमने के लिए, इंग्लैंड से बाहर। तो उसने कहा कहाँ? तो उसने कहा इटली चलते हैं, रोम। अब यहाँ मकसद ये था कि इस मोसाद के एजेंट को ये साफ साफ कहा गया था कि लंदन के अंदर वनूनू पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ना उसको किडनैप किया जाएगा, ना उसे जबरन लंदन से बाहर निकाला जाएगा, ना उसे मारा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त की इजराइल की सरकार 86 में और ब्रिटेन की सरकार मार्गरेट थैचर की अगुवाई में, दोनों के रिश्ते बड़े अजीब थे। बल्कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हुए थे जिसमें मोसाद को KGB, जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, उसने मदद की थी। तो ये साफ इंस्ट्रक्शन था कि अगर वनूनू को ब्रिटेन से निकालना है तो उसकी मर्जी से ही निकाला जाएगा। तो इस लड़की ने, इस जासूस ने ऐसा जाल बिछाया कि वनूनू खुद तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वो भी बहुत दिन से अकेला, परेशान, तंग हो गया था। इसके बाद फिर तय होता है और अक्टूबर में ये दोनों लंदन से इटली पहुंचते हैं। इटली पहुंचने के बाद वहाँ एक अपार्टमेंट में ये लोग पहले रहते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर रहते हैं। लेकिन वनूनू को पता ही नहीं था कि उसे इटली क्यों लाया गया, क्योंकि उसे ब्रिटेन की सरहद से बाहर निकाला जाना था। सरहद से बाहर आ गया। अब यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था कि वनूनू बाहर आ चुका है। रोम में पूरी तैयारी हो गई। रोम के एक फ्लैट में जब ये मोसाद की एजेंट वनूनू को लेकर पहुँचती है एक रात, तो वहाँ ऑलरेडी मोसाद के 3 और एजेंट पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर वनूनू घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ करता, शोर मचाता, वो उस पर काबू पा लेते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। वहाँ की एम्बेसी के ज़रिए एक स्पीड बोट ऑलरेडी तैयार थी। रात के अंधेरे में गाड़ी में डालकर एम्बेसी के, ताकि कोई चेकिंग और बाकी चीज़ें ना हो, वनूनू को लेकर ये लोग समंदर किनारे पहुँचते हैं। एक पीस जो स्पीड बोट है उसमें डालते हैं और 7 अक्टूबर 1986 को वनूनू को लेकर ये लोग रोम से तेल अवीव और हाफिया के बीच एक जगह है इजराइल में, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे सूचना पहले से थी, वहाँ पे ऑफिशियल बाकी आए हुए थे। तब तक पूरे रास्ते में जो है वनूनू बेहोश था। वहाँ ले जाने के बाद उन ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद वनूनू के ऊपर एक जुल्म सितम का दौर शुरू होता है। इजरायली एजेंसियों को और वहाँ की सुरक्षा जो एजेंसियाँ थी उनको, मोसाद को इस बात का गुस्सा था कि एक यहूदी अपने देश का राज जाकर वेस्टर्न कंट्री को बेच रहा है। कहते हैं कि जब पूछताछ उससे हुई तब उसने हमेशा कहा कि मैं जो हिंसा है, बॉम्ब है, इनके खिलाफ हूँ। बोला अगर इजराइल में शांति है तो फ़लस्तीन में भी शांति होनी चाहिए। उसको लेकर फ़लस्तीन को लेकर भी हमदर्दी थी। तो उसका ये था कि पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति खुश रहे और हिंसा से दूर रहे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया के सामने आए ताकि इजराइल की पोल खुले और इजराइल इन चीज़ों से बचे। इसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन इधर ये गायब हुआ। 7 अक्टूबर को पहुँचता है। उधर कहानी देखिए 48 घंटे पहले। अब वो जर्नलिस्ट जो है वो ढूंढ रहा है कि कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। उसे डाउट हो जाता है कि इसको मोसाद उठा कर ले गए। 7 अक्टूबर को वनूनू इजराइल पहुंचता है और उससे 48 घंटे पहले 5 अक्टूबर 1986 को इसी अखबार में, संडे टाइम्स में, जर्नलिस्ट पीटर होनम की ये पूरी रिपोर्ट छप जाती है। उस रिपोर्ट को जो हेडलाइन दिया गया था वो ये था, रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ इजराइल न्यूक्लियर आर्सनल।
अब इस रिपोर्ट के छपते ही पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। जितनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी थी वो शर्मिंदा हो जाती हैं कि वो बरसों से लगी हुई हैं, लेकिन इजराइल का राज उन्हें नहीं मालूम। और यहाँ एक न्यूज़पेपर, एक संडे टाइम्स ब्रिटेन का, वो एक खुलासा कर रहा है कि इजराइल के पास 10-15 नहीं बल्कि उसके हिसाब से 150 से 200 के बीच न्यूक्लियर वेपन है। वो सारी तस्वीरें, सारे एक्सपर्ट्स के कमेंट्स, एम्बेसी को कांटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में शामिल थी। और इस एक रिपोर्ट ने इजराइल को परेशान कर दिया। इजराइल वनूनों को तो उठा कर ले आया, लेकिन उस रिपोर्ट को छपने से रोक नहीं पाया। और उसके इजराइल पहुंचने से 2 दिन पहले इस न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छप गई। इजराइल इस गलतफहमी में था कि शायद उनकी ऑफिशियल वर्जन और वो रिएक्शन के बाद ही ये रिपोर्ट छपे, उसके बिना छापेंगे नहीं। लेकिन इस बीच में जो कहानी में ट्विस्ट आई कि वनूनू अचानक गायब हो गया, जिसे होटल में इस अखबार वालों ने रखा था, उसको कुछ बिना बताए हुए, तो उन्हें डाउट हो गया कि वो कस्टडी में है। तो इसीलिए उन्हें मजबूरन ये रिपोर्ट छापनी पड़ी। और उस रिपोर्ट के साथ उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि वनूनू को किडनैप कर लिया गया है और वो इजराइल में है। इजराइल इससे मना करता रहा। 7 अक्टूबर को इजराइल पहुंचा था, 5 अक्टूबर को ये रिपोर्ट छपी थी। इजराइल उसके बाद महीने भर तक मना करता रहा। आखिरकार 9 नवंबर 1986, 9 नवंबर 1986, यानी कि वनूनू को किडनैप करके इजराइल लाने के 2 महीने बाद इजराइल और इजराइल सरकार को यह मानना पड़ा कि वनूनू उनके कब्जे में है। इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे में देश के खिलाफ देश के राज को बेचने का इल्ज़ाम लगा और कहते हैं कि इसके लिए वहाँ पे इजराइल में जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, डेथ पेनल्टी। लेकिन इजराइल का एक और कानून है, अब उसे आप अच्छा कहें या बुरा कहें मुझे नहीं मालूम, लेकिन कानून ये है कि वहाँ की जिस जुर्म के लिए सज़ाए मौत है, वो जुर्म अगर एक यहूदी ने किया है तो फिर वो उसे डेथ पेनल्टी या सज़ाए मौत नहीं देते, फिर उसे साल में तब्दील कर देते हैं, उम्र कैद 20 साल, 30 साल, 40 साल। अब यहाँ पे वनूनू एक यहूदी था और जो जज फैसला सुना रहा वो भी एक यहूदी है। यहाँ तक कि जो सरकारी वकील जिसने ये पूरा मुकदमा लड़ा वनूनू के खिलाफ, उसने भी अपने मुकदमे की पैरवी ख़त्म करने के बाद अदालत से ये तो कहा कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए वनूनू को, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि इसे सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि वो यहूदी था। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसके यहूदी होने की वजह से जिस जुर्म के लिए मौत की सज़ा मिलनी थी, वनूनू को 18 साल कैद की सज़ा मिली। 18 साल तक वो कैद में रहा। इन 18 सालों में करीब 11 साल तो उसे अकेला तन्हा रखा गया, बहुत टॉर्चर भी किया गया। आखिरी के 7 साल उसे बाकी कैदियों के साथ रखा गया। इस दौरान वनूनू की ये खबर दुनिया भर में आई और दुनिया भर में वनूनू को के चाहने वाले भी पैदा हो गए और उन्होंने इसे एक विसल ब्लोवर के तौर पे भी लिया कि इसने मानवता के लिए एक अच्छा काम किया। दूसरा पक्ष ये था कि इसने इजराइल के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन उसको लेके दुनिया में बड़ी तारीफ़ भी हुई और बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन है वो इसके सपोर्ट में आए। आखिरकार 18 साल की कैद के बाद 21 अप्रैल 2004 को 21 अप्रैल 2004 को वनूनू को जेल से रिहा किया गया, कुछ शर्तों के साथ। एक, विदेशियों से नहीं मिलेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें, और बाकी और कोई बात डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। वनूनू ने फिर एक चर्च में शरण ली, कुछ दिन अपार्टमेंट में रहा, फिर एक चर्च ने उसको दिया, फिर वो वहाँ गया। उसने नॉर्वे से मांगी कि हमें पनाह दिया जाए। नॉर्वे ने पहले हाँ कहा, फिर ना कहा। बीच में फिर इसको कई बार वनूनू को कुछ शर्तें तोड़ने के लिए कुछ विदेशियों से, जर्नलिस्ट से मिला, तो उसको 6 महीने की और सज़ा दे दी, एक बार और 6 महीने की सज़ा दे दी रिहाई के शर्तों को के उल्लंघन में। इसमें कई संगठन बाद में आए कि ये जुल्म है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चलता रहा। आज 2022 है, वनूनू अब भी इजराइल में है, लेकिन पहरे में है। आज भी उसके ऊपर शर्तें लागू। हर साल वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता है कि मुझे पूरी आज़ादी के साथ जीने, जहाँ जाऊँ वहाँ जाने, जिससे मिलना चाहूँ उससे मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने अभी तक इजाज़त नहीं दी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वनूनू के नाम पे 1987 से लेकर लास्ट 1 साल पहले तक हर बार जो नोबेल का पीस प्राइज़ दिया जाता है दुनिया में, उसके लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है, हर साल मिला नहीं। एक बार ऐसी और नॉमिनेट किया गया तो फिर वनूनू नहीं, नोबेल पीस जो प्राइज़ के ऑर्गेनाइज़र उनको एक लेटर लिखा और उसने कहा कि इस साल मुझे आप नॉमिनेट मत करो। उसकी वजह ये थी कि उस साल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी नॉमिनेट किया गया था और उसने कहा कि यही वो कल्प्रिट है, यही वो हैं जो परमाणु बम और सारी चीज़ों के बनाने के पीछे हैं, तो मैं उनके साथ नॉमिनेट नहीं होना चाहता हूँ। तो अब भी वनूनू वही हैं। अब इस पूरे दौरान में कहानी में एक और चीज़ आती है
कि वनूनू को कहा गया कि जब तुम ब्रिटेन से इटली पहुंचे और फिर इजराइल पहुंचे तो तुम्हें मालूम है वो लड़की कौन है? उसने कहा हाँ, उसका नाम सिंडी है, बहुत अच्छी दोस्त है। उसे बताएगा नहीं, वो मोसाद की एजेंट थी। आखिर तक सिंडी के जासूस होने की बात को वनूनू ने नहीं माना। जब रिहा हुआ तो एक बार उसे पता चला और वो किसी तरह सिंडी के घर पहुंच गया। वहाँ गया तो सिंडी का हस्बैंड मिला। उसने सिंडी को पहचान लिया, बट सिंडी ने कहा कि मेरा नाम सिंडी नहीं है। उसका असली नाम था सैरिल हेनिन बेंटोव, और वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी और सामने वनूनू था जिसे पकड़ने के लिए वो लंदन गई थी, जिसने हनी ट्रैप का जाल बिछाया था। उसने सारी कहानी बताई। फिर उसने कहा कि एक तुम्हारी तस्वीर है मेरे पास, और उस तस्वीर में और इस तस्वीर में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो सिंडी असल में कोई और नहीं, सैरिल हेनिन बेंटोव ही थी, इजरायली आर्मी के एक मेजर की वाइफ, जो मोसाद की एजेंट थी, जिसको ये टास्क दिया गया था। और इस एजेंट की दूसरी खास बात यह थी कि इसी सिंडी या सैरिल हेनिन बेंटोव, जब ये सारी कहानी आई और मीडिया में आई कि किस तरीके से एक वनूनू को पकड़ा गया, लंदन से लाया गया यहाँ तक, इसको लाने वाली एक मोसाद की लेडी जासूस थी। कुछ वेस्टर्न कंट्री ने उस जासूस की तस्वीर छाप दी, क्योंकि वनूनू के पास भी फ़ोटो थी। उस तस्वीर को देखकर एक शख्स आया और उसने कहा कि ये मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी मोसाद की जासूस है ये मुझे भी नहीं मालूम आज तक। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक बेटी जासूस है, मोसाद की एजेंट है, बाप तक से ये राज उसने छुपा कर रखा। इसीलिए मोसाद के जासूस कहते हैं कि सबसे कारगर, सबसे कामयाब है। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो इजराइल का सबसे बड़ा राज। इस राज के फाश होने के बाद एक चीज़ और हुई इस रिपोर्ट के आने के बाद, कि इजराइल ने पहली बार माना कि हाँ, इस नेगेवे जो पावर प्लांट है उस वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और जो कुछ वनूनू ने कहा है वो सच है। और इसके क्या कहते हैं कि बाद में CIA और बाकी एजेंसियों को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट का भी सामना जो करना पड़ा बड़ी शर्मिंदगी से, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका तक से झूठ बोला। लेकिन एक टेक्नीशियन ने एक जर्नलिस्ट के ज़रिए पूरी राज को खोल के रख दिया, और एक रिपोर्ट ने इजराइल का सच सामने कर दिया। लेकिन उसी शख्स को इजराइल अपने मोसाद के ज़रिए वापस लेकर आता है। तो उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले अपना वही सिलसिला, आज मनदीप तिवारी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनदीप। शिवांशु तिवारी ने भेजा है। इसके अलावा सुनील कुमार का भी आज जन्मदिन है, और धरांग वाला गांव के हैं ये, पंजाब से, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। श्रेयास, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयास। और साराजी, संतोष, बबीता, सार्थक छेत्री, इन लोगों ने ये भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा विजय ब्याहुत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विजय। आकाश कुमार राज ने भेजा है। सुयोग भास्कर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुयोग। इसके अलावा नवीन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नवीन। ये कॉन्गो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, और इनके दोस्त SP राठौर वो भी कॉन्गो में साथ रहते हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा आज काजल और जानेश्वर पाल, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वाजिद सईद, इन्होंने लिखा है कि फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन जब घायल हुए थे, जो पुनीत इस्सर की कहानी, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है वाजिद साहब। वो एक शूटिंग चल रही थी जिसमें फ़ाइट सीन था, और फाइट सीन चल रहा था, वहाँ पे फाइट मास्टर और तमाम लोग भी थे, लेकिन उसी फाइट सीन के ज़रिए एक्सीडेंट के थ्रू जब टेबल को एक पुश किया जाता है, तो उस टेबल का कोना, पहले तो एक घूस, टेबल का कोना अमिताभ बच्चन के पेट में लगता है, और फिर इत्तेफाक से वहीं पे वो घूसा भी जाकर लगता है। और पुनीत इस्सर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, चूँकि वो नए नए उस वक्त और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे, कि वो इस सीन को लेकर बड़े एक्साइटेड थे, और इसी चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ज़ोर से पंच मार दिया, और उन्हें पता नहीं था कि टेबल का कोना ऑलरेडी वहीं पे लग चुका है। तो एक हादसा था एक शूटिंग के दौरान, इसमें कोई साजिश नहीं थी, एक गलती थी। इसके अलावा सोमेन विश्वास हैं, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने कहा वेस्ट बंगाल के लोगों का नाम नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है सोमेन साहब, मैं कहीं भेदभाव नहीं करता हूँ, आपको पता है पूरा देश अपना है, एक ही है। तो ऐसा नहीं कि बंगाल, बिहार और झारखंड या महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में कोई मेरा अपना और कोई बेगाना है, सभी अपने हैं। कई बार हो जाता है ऐसा, पर आज आपको ये शिकायत नहीं होगी। आशुतोष, और पर ये इन्होंने कहा आप मुझे आशु बुलाइए, क्योंकि मेरे तमाम दोस्त आशु बुलाते हैं, तो हेलो आशु। मयंक रावत हैं कि स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा नूरपेन पटेल हैं न्यूयॉर्क से, और इन्होंने कहा कि कभी जुडिशियल के पूरे सिस्टम पे कैसे काम करता है, जैसे
कोर्ट कितनी तरह के होते हैं, जज क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, बेल क्या होती है, ये सारी अगर कभी बताएं तो मैंने पहले कभी कई बार किस्तों में बताया है, लेकिन नृपेंद्र साहब किसी एक दिन में पूरी जुडिशल सिस्टम की आप लोगों को कहानी सुना देंगे। अगर आप लोग वाकई सुनना चाहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप ज़रूर मेल करके भी मुझे बताइए। अगर लगेगा कि लोग ज़्यादा सुनते हैं और ये ना लगे कि उनको बोरिंग लेक्चर दे रहा हूँ या किताब या कहाँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं बुक से जुडिशल के बारे में, तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। अगर सुनना चाहेंगे तो आप ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा पुष्पा सुब्रमण्यम जी, सॉरी, पुष्पा जी ने लिखा है कि नवंबर 31 का नहीं 30 का होता। कल की कहानी में मैंने 31 बोल दिया, तो इसके लिए दिल से माफ़ी पुष्पा जी। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, और मैथ तो मेरा बचपन से वैसे ही कमज़ोर, आपको पता है। फिर भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार हो जाती है, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। इसके अलावा चित्रा गांधी जी हैं, थैंक यू सो मच चित्रा जी। सुधीर दहिया हैं, और कल की स्टोरी जो थी इन्होंने भी सिफारिश की थी, बाकायदा कुछ कटिंग भी भेजी थी। परेश ठक्कर हैं, सरफराज अंसारी हैं, इसके अलावा जितेंद्र कुमार सैनी हैं, दिनेश MN IPS की कहानी सुनना चाहते हैं, और भी कुछ लोगों ने कहा है। इसके अलावा शिबिर अहमद हैं, ये होजाई असम से हैं, और ग्रीष्मा, हाँ 2 चीज़ें हुई थी। एक आपको याद होगा, मैंने क्राइम तक में कुछ वक्त पहले बताया था कि गुजरात में एक कैसे लड़के ने, एक ग्रीष्मा नाम की लड़की 16-17 साल की, उसको बाकायदा उसका गला काट दिया था, और वो भी एकदम यंग लड़का था जिसने ये किया। करीब 70 दिनों के बाद आज वहाँ की एक अदालत ने फैसला सुनाया, और ग्रीष्मा के कातिल उस लड़के को, जो शायद एक तरफा प्यार में पागल था, उसे सजाए मौत दी है, यानी फांसी की सज़ा 70 दिनों में। बट ये मतलब नहीं है इसका कि उसको फांसी हो जाएगी। मैंने कहा, अभी कहा ही किसी ने जुडिशल सिस्टम, तो अभी लंबी लड़ाई है। इस फैसले के खिलाफ मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो 70 दिन में इस कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया। निर्भया में भी आपको पता है कि 100 कुछ दिनों में फैसला आ गया था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने 3-4 साल लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 साल ले लिए। तो करते 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 वो करीब 8-9 साल तो ऐसे ही निकल गए थे। तो ये 70 दिन में आ गया, लेकिन आगे की राह भी आसान नहीं है, आगे वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि ऐसी संगीन जुर्म के लिए मुझे लगता है कि संगीन से संगीन सज़ा होनी ही चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में खौफ हो, कानून का भी और सज़ा का भी। इसके अलावा दूसरा, मनसुख हिरेन केस में एक आया था, NIA ने एक चार्जशीट के तौर पर दाखिल किए बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि मनसुख हिरेन के कत्ल की असली जो साजिश रची थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो थे, और उन्होंने ये साजिश रची थी। तो ये दूसरा अपडेट था। तो आज इतना ही कहानी में। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।